अच्छा जी, आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि हाउ वी कैन यूज़ सीडी कमांड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट यूज़ सीडी कमांड। तो बेसिकली सीडी कमांड जो है वो क्या करती है कि चेंज करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जब भी आप लोगों ने अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है, आप लोगों ने ये सीडी कमांड यूज़ करना है। सीडी के आगे आप ऑप्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने सीडी को यानी कि यूज़ करना है, आप लोगों ने जब भी यूज़ करना है इसको फ़ोल्डर चेंज करने के लिए ही यूज़ करना है। ठीक है, जब भी आप चाह रहे हैं कि आप फ़ोल्डर चेंज करें तो आप उसके लिए सीडी की कमांड यूज़ करेंगे, चेंज डायरेक्टरी टू रूट डायरेक्टरी। इस पर्पज़ के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सीडी के साथ स्लैश लगाएंगे तो वो रूट डायरेक्टरी जो है आपकी, हमेशा याद रखें कि जो रूट डायरेक्टरी है ना वो बेसिक डायरेक्टरी होती है। सारी डायरेक्टरीज़ उस रूट डायरेक्टरीज़ के अंदर होती हैं और वहीं से स्टार्ट होती है और वहीं पर प्रेजेंट होती है। तो जब भी हम लोगों ने सीडी की कमांड को यूज़ करना है तो हमेशा याद रखें कि ये एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में, दूसरे फ़ोल्डर से तीसरे फ़ोल्डर में, डेस्कटॉप से होम में, होम से डेस्कटॉप में मूव करने के लिए आप जो है ये कमांड यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं, अभी मैंने लिनक्स का स्टार्ट किया तो आप लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पे देखते हैं किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट टी का जो बटन है ना वो आप दबाएंगे और इससे आपकी जो ये कमांड है ये रन होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली बात ये कि जो PWD है वो होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, CD लिख के एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को होम पे ले जाएगा। जब फिर इसके बाद आप लोगों ने PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखना है तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर प्रेजेंट है। तो आप लोगों ने जब CD लिखा तो वो ऑटोमेटिकली उसने जो लोकेशन है वो होम पे शिफ्ट कर दी और आपके पास जो अब एड्रेस आया वो होम अनम है। इसी तरह अगर आप लोगों ने होम से डेस्कटॉप पे मूव करना है तो आप CD लिख के डेस्कटॉप लिख के आगे स्लैश डाल देंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर डॉलर के साइन से पहले लिखा हुआ है कि डेस्कटॉप पे हैं आप ऑलरेडी, लेकिन अगर आप फिर भी चेक कर लिख के मज़ीद चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ आपके पास अनम होम अनम इसके बाद डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि आप जंप कर गए होम से डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में। ठीक है, इसके बाद आप लोग और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं सीडी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, हाइफन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। हाइफन नहीं बल्कि डॉट्स होते हैं, डबल डॉट्स होते हैं। वो इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर आप लोगों ने अपने पिछले फ़ोल्डर में जंप करना है तो उसके लिए आप सीडी के साथ डबल डॉट्स का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप अगर डेस्कटॉप पे हैं तो आप पिछले होम फ़ोल्डर पे जाके जंप कर देंगे, आप पिछले होम फ़ोल्डर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट फ़ोल्डर्स के बीच में जो है मूव कराते हैं सीडी को यूज़ करते हुए। सीडी मीन्स चेंज डायरेक्टरी। सो डबल डॉट्स किस लिए यूज़ होंगे, इफ़ यू वांट टू गो टू द पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी बेसिकली वही डायरेक्टरी होगी जो उस फोल्डर के अंदर, अगर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं तो आप उसकी पेरेंट फ़ोल्डर में या पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाएंगे बाय यूजिंग CD एंड डबल डॉट्स। करंट फ़ोल्डर से आप पेरेंट फ़ोल्डर में चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप जिस भी फ़ोल्डर में मौजूद हैं आप LS लिख कर वहाँ पर जाके उसके कंटेंट्स और फाइल्स वगैरह देख सकते हैं कि उस जगह पर या उस पाथ में या उस फ़ोल्डर में और कितने फाइल्स आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग, अगर आप लोगों ने, अच्छा ये होता है बाज़-औक़ात आप लोगों को पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाज़-औक़ात अगर आपका CD वर्क ना कर रहा हो सिंपल डायरेक्टली फ़ोल्डर का नेम देने से, तो फिर आप लोगों को पाथ देना पड़ता है। तो इन केस जब आप लोगों को पाथ देना पड़े तो आपने उसका कंप्लीट पाथ देना है। जो भी आपका फ़ोल्डर होगा उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा आप लोगों को। उसको आप लोग डायरेक्टली, दो तरीके होते हैं ना CD को यूज़ करने के, या तो आप उसको डायरेक्टली रिलेटिव नेम जो है उस फ़ोल्डर का वो लिख दें CD के साथ, या फिर अगर नहीं वो एक्सेप्ट कर रहा तो देन इट मीन्स कि आपकी लोकेशन ज़रा गड़बड़ हुई हुई है। तो आप या तो पहले CD पे जाके उस लोकेशन पे आएँ, या फिर सिंपल इसका हल ये है कि आप इसको पाथ दें। वैसे मेरी सजेशन ये है कि CD को अगर आप पाथ देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, वो एग्जैक्ट लोकेशन में आप इजीली पहुंच जाएंगे। CD के साथ लिख के आप स्लैश लिख के होम लिख के फिर जो कंसीडरिंग यूज़र नेम है उसका वो लिख के, इसके बाद आप फ़ोल्डर नेम डेस्कटॉप है जो भी है फ़ोल्डर उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग LS लिखेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल्स आपके पास हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगी। LS और CD ये दो कमांड्स हम बहुत रेगुलर यूज़ करते रहेंगे। ओवरऑल जितनी भी हमारी लैब्स होंगी सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बिकॉज़
ls आपको लिस्ट दे देगा कि उस फोल्डर में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, और जो cd है वो आपकी डायरेक्टरीज जो है ना, डायरेक्टरीज के इर्द गिर्द आपको घुमाता रहेगा डिफरेंट, अगर आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास रोज़ का ये फ़ोल्डर है और इसके अंदर मैंने ये पेटल्स का फ़ोल्डर बनाया हुआ है और ये फ़ोल्डर एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आप टर्मिनल में आके देखें तो मैं सबसे पहले cd लिख रही हूँ, यानी कि चेंज डायरेक्टरी। ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पे प्रेजेंट हूँ, तो आप सबसे पहले लोकेशन चेक कर लें, ठीक है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से मज़ीद मैंने चेक कर लिया कि मैं डेस्कटॉप पर ही प्रेजेंट हूँ। जब भी आप कोई कमांड लिखने लगें तो अपनी लोकेशन ज़रूर चेक कर लें pwd के ज़रिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, cd लिखना है चेंज डायरेक्टरी। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो भी उस जिस भी फ़ोल्डर पे आप मूव करना चाह रहे हैं उस फ़ोल्डर का सिंपल नाम लिखें, या फिर आप पूरा उसका पाथ दे दें। मैं यहाँ पर पाथ दे रही हूँ स्लैश के साथ आपका पाथ शुरू होगा, होम अनम डेस्कटॉप रोज़ पेटल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरा पाथ दिया तो मैं पेटल्स वाले फ़ोल्डर में आ गई हूँ। यहाँ पर ये डॉलर के साइन से पहले रोज़ और पेटल्स, डेस्कटॉप से आगे रोज़ और पेटल्स भी लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं उस फ़ोल्डर के सब में जो है अपने टर्मिनल को ले आई हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी फ़ोल्डर का पाथ मालूम नहीं है तो आप उसको सिंपली उस फ़ोल्डर पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसके पेरेंट फ़ोल्डर का पाथ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखें पेरेंट फ़ोल्डर का पाथ मिल जाएगा। इसका मतलब है आपने सिंपल यही पाथ कॉपी पेस्ट करना है और इसके आगे अपने फ़ोल्डर का नाम लिख देना है, ठीक है। और इस तरह से ये आपके फ़ोल्डर या जिस फ़ोल्डर में आप जाना चाह रहे हैं उस फ़ोल्डर का करस्पॉन्डिंग पाथ हो जाएगा। अगर आप लोगों को पाथ भूल गया, ये पाथ नहीं पता चल रहा, जिस फ़ोल्डर में आप जाना चाह रहे हैं उस फ़ोल्डर का पाथ आपको नहीं मिल रहा, तो आप सिंपल यहाँ से भी देख सकते हैं, पाथ यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों ने जब भी इस तरह से फ़ोल्डर्स के दरमियान में मूव करना है, आप लोगों ने इसी कमांड को यूज़ करना है। और इसको मैं बता रही हूँ बार-बार हमने यूज़ करना है अपनी आगे की प्रोग्रामिंग में। जब भी हम लोगों ने चेक करना है कि हम किस जगह पे मौजूद हैं या हम लोग अपने टर्मिनल को नए उसमें लोकेशन में लेके आ रहे हैं। तो इसके बाद अब देखिए अब जो हम लोग काम सीखेंगे वो है कि मैं स्पेस, अगर कोई फ़ोल्डर आपका स्पेस के साथ बना हुआ है तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया माई बुक्स के नाम से, माई के दरमियान स्पेस लगा के बुक्स लिख दिया। तो माई बुक्स के नाम से जो फ़ोल्डर बनाया है अब मैं इसको एक्सेस कराऊंगी cd के थ्रू। सबसे पहले आप देखें ये मेरे पास जो पाथ लिखा हुआ था रोज़ और पेटल्स वाला, तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल को डेस्कटॉप पर लेकर आऊँगी। फिर इसके बाद आप देखें मैंने माई बुक्स वैसे का वैसे ही लिख दिया जैसे मैंने फ़ोल्डर बनाया। तो नीचे एरर दे रहा है, वो कह रहा है टू मैनी आर्गूमेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता ने स्पेस के साथ उसको बनाया हुआ है, देन आपको उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या आप उसको जो है डबल डॉट्स के अंदर उसको लिखेंगे या सिंगल डॉट्स के अंदर उसको लिखेंगे, तभी वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज़ उस स्पेस को भी एज अ फ़ोल्डर नेम ले रहा होगा, ठीक है। यानी कि माई को वो अलग से फ़ोल्डर नेम ले रहा है और बुक को वो अलग से फ़ोल्डर नेम ले रहा है। सो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो एरर दे रहा है आपको। तो सिंपल आप डबल डॉट्स या सिंगल डॉट्स के अंदर जब ये कीवर्ड लिखेंगे, जो भी फ़ोल्डर का नाम है उसको आप डबल डॉट्स या सिंगल डॉट्स के अंदर लिखेंगे तो आपका ईज़िली इस तरह से। तो इसी तरह जब आप लोगों ने पेरेंट फ़ोल्डर की तरफ मूव करना है, अपने किसी डायरेक्टरी से आपने पेरेंट डायरेक्टरी में जाना, तो आप cd के साथ सिंपल डबल डॉट्स लगाएंगे तो आप पेरेंट डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे, पेरेंट डायरेक्टरी में जंप कर जाएंगे। ये देखें cd के साथ मैंने डबल डॉट्स लगाया है तो ये मेरे पास डेस्कटॉप के आगे माई बुक्स आ रहा था। अब इसके बाद जैसे ही मैंने cd के आगे डबल डॉट्स लगाया तो नीचे वाली लाइन में डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि मेरा जो टर्मिनल वो पिछले फ़ोल्डर में या पेरेंट फ़ोल्डर जो है वो डेस्कटॉप बन रहा था ना, तो वो पेरेंट फ़ोल्डर में जंप कर गया। आगे वो माई बुक्स लिखा हुआ नहीं आ रहा डेस्कटॉप के आगे। सो आप लोगों ने जब भी cd की कमांड यूज़ करनी है तो आप लोगों के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो आप उसका एब्सोल्यूट पाथ देंगे यानी कि फ़ोल्डर का डायरेक्ट जो नेम आप लिख देते हैं cd के साथ, या फिर आप उसका नेविगेट पाथ या फिर रिलेटिव पाथ जो है वो देंगे। और पाथ मैंने बताया है तरीका किस तरह से आप लोगों ने उसका पाथ देना है, ठीक है। इसके बाद पाथ के लिए आप जो भी फ़ोल्डर्स हैं उनको स्लैश से सेपरेट करेंगे।
और आखिर में जो है उस फोल्डर का नाम लिख देंगे जिस फोल्डर में आप जंप करना चाह रहे हैं। सो CD के बाद अगर हम सिर्फ खाली स्लैश डालेंगे तो इट मीन्स ये जो खाली स्लैश होती है ये आपको रूट डायरेक्टरी या बेसिक जो डायरेक्टरी होती है हमारी रूट डायरेक्टरी उधर जंप करा देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अब आपके पास स्लैश आ रहा है ब्लू कलर में और इसके बाद CD, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपकी अगली कमांड है। मगर मैं आपको ये कह रही हूँ कि CD के आगे अगर आप सिंपल स्लैश लगाएंगे तो आप रूट डायरेक्टरी में जंप कर देंगे। ठीक है, जब भी आप लोगों ने कहीं से भी रूट डायरेक्टरी, मैंने रूट डायरेक्टरी सबसे बेसिक डायरेक्टरी होती है, सारी डायरेक्टरीज इसी डायरेक्टरी में सेव होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने CD के साथ सिर्फ स्लैश लगाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली रूट डायरेक्टरी में ये करती है कि डिस्प्लेइंग फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट फाइल्स। और इसके बाद तीसरा काम ये क्या करेगी, कंबाइनिंग द कॉपीज ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो इसका ये है कि ये क्रिएट करेगी न्यू टेक्स्ट फाइल्स को। ठीक है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कैट लिखेंगे। कैट मैंने पहली बात क्या बताई थी, इको की। कैट के साथ जब भी आप सिंपल कैट लिख के एंटर करेंगे तो ये इको का काम करेगा, यानी कि अपनी ही वॉइस को दोबारा से रिपीट करेगा। जो भी आप कुछ लिखेंगे वो उसी को रिपीट करके आपको वापस आउटपुट के तौर पर दे देगा। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, कैट ठीक है, हेलो वर्ड लिख के मैंने यहाँ पर एंटर किया तो ये दोबारा से हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैंने इको लिख के एंटर किया तो वो दोबारा से इको लिखा हुआ आ गया। इसी तरह आप कुछ भी लिख कर इसको एंटर करेंगे तो वो उसी को इको कर देगा, उसी को आपको रिपीट करके दोबारा से प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह से आप लोग जो है इको के पर्पज़ के लिए भी कैट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे इसका पहला जो यूज़ है वो ये है। इसके बाद आप जब यहाँ से आप लोगों ने बाहर कैसे निकलना है, कंट्रोल ऑल्ट डी, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, ये दो कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर। कंट्रोल डी जब आप प्रेस करेंगे तो फिर आप लोग इस फाइल में से निकल आएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों ने दूसरा फंक्शन मैंने बताया था डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट फाइल्स। अगर आप लोगों ने किसी फाइल के कंटेंट्स को शो कराना है तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, कैट लिख के उस फाइल का नाम लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइल है आउटपुट डॉट टेक्स्ट की, तो मैं इसी फाइल के कंटेंट शो करा देती हूँ, कैट आउटपुट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये जब मैंने एंटर किया, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मसला ये है कि मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पर प्रेजेंट नहीं हूँ, इसलिए एरर दे रहा है। रूट फोल्डर का जो ये ब्लू कलर का डैश सा साइन बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब ये है, देखिए मैंने फिर यहाँ पर चेक किया प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कि मैं तो रूट फोल्डर पे हूँ, तो ये कैसे इसको डायरेक्टली एक्सेस करे। जिस भी फाइल को आपने डायरेक्टली एक्सेस करवाना है तो सबसे पहले आप लोग पाथ चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी पाथ इसका चेंज, CD लिख के, होम लिख के, अनम लिख के, डेस्कटॉप। हाँ जी, क्योंकि ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ जाऊँगी। फिर डेस्कटॉप लिख के, डेस्कटॉप पे जब मैं आ गई तो फिर यहाँ से मैं फ़ाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने कैट आउटपुट डॉट टेक्स्ट लिखा और इसके बाद जब मैंने एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास फ़ाइल के जो कंटेंट्स हैं वो शो अप हो गए हैं। सो इस तरह से हम लोग फ़ाइल के जो कंटेंट्स हैं उसको शो करा सकते हैं बाय यूजिंग द कैट कमांड। ठीक है, दूसरा हमारा जो पर्पज़ था वो ये था कि अगर आप लोगों ने दो फाइल्स को कंबाइन करना है या उनके कंटेंट्स को कंबाइन करके एक ही फाइल में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, या फिर दो फाइल्स, अभी कन्वर्ट करने वाला काम हम बाद में सीखेंगे, फ़िलहाल डिस्प्ले वाला काम हो रहा है कि दो फाइल्स के कंटेंट्स आप चाहते हैं कि आपको डिस्प्ले हो जाएँ, तो आप सिंपल क्या करेंगे, कैट कैट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उस फाइल का नाम लिख देना है। मेरे पास list1 डॉट टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल है, तो मेरे पास list1 डॉट टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल है। तो अब यहाँ भी वही मसला आ रहा है कि आप पहले देखें कि इसका पाथ ठीक हो, मतलब जहाँ जहाँ आपका टर्मिनल प्रेजेंट है वहाँ पर वो फाइल प्रेजेंट भी हो, तभी ये फाइल उसको एक्सेस, तभी ये कैट कमांड उस फाइल को एक्सेस कर पाएगी और उसको शो भी कर सकेगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल्स हैं, ऑरेंज की और फ्रूट की। ये देखिए टेक्स्ट फाइल, दोनों फाइल्स पहले से क्रिएट की हुई थी। तो मैं अगर इन दोनों का कंटेंट्स जो है, इन दोनों के कंटेंट्स इकट्ठे शो कराना चाहती हूँ, ठीक है। पहले तो हमने सिर्फ एक फ़ाइल के कंटेंट शो कराने सीखे, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि इन दोनों फाइल्स के कंटेंट्स इकट्ठे शो हो जाए, मुझे कंबाइंड कंटेंट्स जो है वो शो अप हो जाएँ। तो फिर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर पहले कैट लिख के एक फ़ाइल का नाम लिखूँगी और इसके बाद दूसरी फ़ाइल का नाम लिखूँगी। अच्छा, ये आप देखें, ये ना फ़ाइल का नाम ये है फ्रूट, लेकिन मैं यहाँ पर जो है क्या लिख रही हूँ, फ्रूट डॉट टेक्स्ट। इस तरह उधर भी फ़ाइल का नाम ऑरेंज और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑरेंज डॉट टेक्स्ट। जो आपकी फ़ाइल का नाम है वही आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो फ़ाइल का नाम ओरिजिनली आपने क्रिएट करते हुए लिखा है, वही फ़ाइल का नाम कैट के साथ जब आप उसके कंटेंट शो कराने के लिए लिखेंगे, सेम वही नाम लिखना है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे जैसे लेटर वहाँ आपने लिखे हैं, वहाँ भी टर्मिनल पे भी आपने वही सेम लेटर उसी तरह से लिखने हैं, ठीक है। वरना आपको इसी तरह से एरर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑरेंज डॉट टेक्स्ट, बेशक वो टेक्स्ट फाइल है, लेकिन मैंने वहाँ पर नेम में डॉट टेक्स्ट की एक्सटेंशन नहीं लिखी। एक्सटेंशन मुझे रिमूव करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने एक्सटेंशन रिमूव करके इस फाइल को एंटर किया, तो ये देखिए कमांड मेरी फ़ौरन से रन हो गई है। मेरे पास दोनों फाइल्स के कंटेंट्स जो है यहाँ पर शो हो गए, फ्रूट के भी और ऑरेंज के भी कंटेंट, दोनों के कंटेंट्स मुझे इजीली यहाँ पर शो अप हो गए। दो फाइल्स के कंटेंट्स आप इस तरह से इजीली व्यू कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर आपने कैट लिख के ऑरेंज लिख के फ्रूट लिखा है और इसके बाद मुस्लिमा लिखा है, तीन मेरे पास जो फाइल्स थी, ठीक है। ये अब देखिए तीनों के कंटेंट्स इकट्ठे सारे मुझे शो हो रहे हैं। इसी तरह जितनी भी फाइल्स के आप लोगों ने कंटेंट्स शो करने हैं, आप यहाँ पर 10 फाइल्स भी लिख सकते हैं, 10 फाइल्स के नाम लिख सकते हैं, आपके पास सेम कंटेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कैट का जो दूसरा मैंने आपको पर्पज़ बताया था फाइल के कंटेंट शो कराने वाला, ये वो हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ाइल डॉट टेक्स्ट, देखें प्लेन टेक्स्ट फाइल है तो वो तो सिस्टम को पता है। तो अगर आप लोगों ने उधर एक्सटेंशन फ़ाइल के नेम में लिखी हुई है तो आपने यहाँ भी लिखनी है, अदरवाइज़ आपने नहीं लिखनी। फ़ाइल का सेम नेम एज़ इट इज़ कॉपी करना है आपने कैट के साथ। ये मेरे पास पूरे कंटेंट्स जो है तीनों फाइल्स के शो अप हो गए। इसके बाद तीसरा जो फंक्शन था हमारा, वो क्या था? अच्छा, कैट के साथ कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लाइक अगर मैं कैट के साथ -b का कीवर्ड यूज़ करूँगी तो ये क्या करेगा, लाइन नंबर जो है फ़ाइल के कंटेंट्स में शो कर देगा, लेकिन उसके अंदर अगर कोई ब्लैंक लाइन है तो उसको वो स्किप कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारे फाइल्स में ऑलरेडी कोई ब्लैंक लाइन प्रेजेंट है तो वो उसको स्किप कर देगा और उसको काउंट नहीं करेगा। बाकी जो लाइन्स है ना, उनको लाइन नंबर दे देगा और उनको काउंट करके उनको, यानी कि उनको लाइन नंबर असाइन कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास ऑरेंज की जो फाइल है उसमें मैंने एक ब्लैंक स्पेस रखी हुई है, 2 लाइन्स के बाद एक ये देखिए स्पेस है, ये तीसरी लाइन मेरी जो है ब्लैंक है। तो जब मैं इसको यहाँ पर इसके कैट के साथ -b का कीवर्ड लिखूँगी तो ये इस ब्लैंक स्पेस को कोई नंबर नहीं देगा। बाकी लाइन्स को देखें उसने नंबर दे दिया 1 2 3, यानी कि इस फाइल में मेरे पास 3 टेक्स्ट लाइन्स हैं, बाकी एक जो ब्लैंक लाइन है उसको उसने स्किप कर दी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ब्लैंक लाइन है उसको भी काउंट किया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक और कीवर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे। इस पर्पज़ के लिए कैट लिख के आप लोगों ने क्या करना है, -n लिखना है एंड देन उसके बाद उस फाइल का नाम लिख देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कौन सी इसी फाइल को दोबारा लिख देती हूँ, ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 मेरे पास लाइन नंबर शो हो रहे थे, अब मेरे पास 4 हो रहे हैं, क्योंकि वो ब्लैंक लाइन को भी नंबर असाइन कर दिया उसने, ठीक है। ये वाली लाइन, ये देखिए यहाँ पर नंबर 3 इसको बोल दिया, इसलिए मेरे पास 4 लाइन शो हो रही हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करके इस कैट को मज़ीद मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक और कीवर्ड है जो कि किस लिए यूज़ होता है, इट विल यूज़ फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल बाय रिमूविंग स्पेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट जो है फाइल के शो हो जाए, लेकिन उसमें से जितनी भी बड़ी बड़ी स्पेसेस है ना वो रिमूव हो जाए। ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं थी, तो जब मैंने कैट के साथ -s लिख के फिर फाइल का नाम लिखा तो वो बहुत ज़्यादा जो स्पेस है उसको वो रिमूव करके एक सिंगल स्पेस रहने देता है, बाकी सारी स्पेसेस को रिमूव करके आपको सिंपल फाइल का
कंटेंट्स जो है वो शो अप हो जाते हैं। अब देखें ना, अब आपके पास अगर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, ये तो चलो मैंने छोटी छोटी बनाई हुई है, अगर आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स और उसमें मिस्टेकनली बहुत ज़्यादा स्पेसेस ऐड हो गई हैं, तो सिंपल इस एक कमांड से आप 1 सेकंड में उस फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस फाइल को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको प्रोग्रामिंग एंड का जो है ना, आपको फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा नज़र आ रहा है कि देखें यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक कमांड के थ्रू आपका 1 घंटे का 2 घंटे का काम बच रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसी कोई 200 फाइल्स हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं और आप चाहते हैं उनमें से स्पेसेस ख़त्म हो के आपको फाइल के सिर्फ कंटेंट शो हो जाए, तो आप इस तरह से एक ही कमांड से ये काम कर सकते हैं। इसी तरह एक और कीवर्ड है कैट के साथ, जब आप -E का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो फिर ये क्या करता है कि ये जितनी भी आपके पास स्पेसेस होती हैं ना, लॉन्ग स्पेसेस या लॉन्ग ब्लैंक लाइंस होती हैं, उनको स्क्वीज़ करके जो है एक सिर्फ ओनली वन ब्लैंक लाइन रहने देता है, बाकी सारी ब्लैंक स्पेसेस को स्क्वीज़ कर देता है, या कह लें उनको ख़त्म कर देता है, और फिर आपको फ़ाइल के जो कंटेंट्स हैं ना, इस तरीके से डिस्प्ले करा देता है। ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये जो है ना -E का जो है ना ये कीवर्ड, ये आपको सॉरी डॉलर साइन कर, ये -S का जो काम है ना, ये है कि ये ब्लैंक्स को जो है रिमूव कर देगा। -E कीवर्ड क्या करेगा, हर लाइन के एंड पे डॉलर का साइन, ठीक है, डॉलर का साइन जो है ये कर देगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस फाइल में टोटल कितना टेक्स्ट अवेलेबल है। फिर आप इसी तरह मैन लिख के सिंपल आप लोग कैट लिखेंगे तो आपको ये सारा इसका मैनुअल मिल जाएगा कि इस कैट के अंदर कैट को यूज़ करते हुए हम लोग और कौन कौन से कीवर्ड्स किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ जो है ये कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से फिर आप क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप क्विट कर जाएंगे। ये आप इसको बल्कि खुद प्रैक्टिस आउट करें, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको खुद और इनको यूज़ करने की कोशिश करें और आप लोग कर लेंगे, ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसके बाद आप लोगों ने सिंपल ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे जाके इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। कुछ कीवर्ड्स इसमें से अभी यूज़ हो जाएंगे, कुछ कीवर्ड्स के लिए इनको एक ख़ास किस्म का सिनेरियो देना पड़ेगा, ताकि ये कीवर्ड जो है उस सिनेरियो में ही मैनिपुलेट होंगे, वैसे ये मैनिपुलेट नहीं होंगे। तो जो कीवर्ड्स इस लैब में हो सकते हैं आप उनको प्रैक्टिस करें और उनको मुझे बल्कि बताएं कि आपसे ये वाले जो हैं कीवर्ड्स यूज़ हुआ हो गए हैं, यानी कि रन हो गए हैं, कुछ जो है वो नहीं हुए। इसके बाद आप इसको क्लियर कर दें। फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है कैट MKDIR। ठीक है, मेक डायरेक्टरी। आप जिस तरह से आप फाइल्स बनाते हैं इसी तरह से आप फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। सिंपल है, आप लोगों ने MKDIR का कीवर्ड यूज़ करना है। कमांड जो है MKDIR, ये फ़ोल्डर बनाने के लिए यूज़ होती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, MKDIR लिख के सिंपल नाम लिखेंगे, जो भी फ़ोल्डर का आपने नाम रखना है, जो भी आप फ़ोल्डर का नाम रखना चाहते हैं MKDIR लिख के आगे फ़ोल्डर का आप नाम लिख देंगे सिंपल। तो वो जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, या डायरेक्टरी जो है वो उस स्पेसिफ़िक लोकेशन स्पेसिफ़िक पाथ में क्रिएट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर MKDIR के साथ इमेज का एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है। इसके बाद इसी तरह मैंने MKDIR के साथ इमेज का फ़ोल्डर जो ऑलरेडी बना चुकी थी, उसके अंदर एक और मैं फ़ोल्डर बना रही हूँ, यानी कि इस डायरेक्टरी के अंदर उसकी सब डायरेक्टरी में जो है, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाने वाला जो काम है वो मैं कर रही हूँ। तो सिंपल आप MKDIR लिख के इमेज लिख के आप स्लैश के और इसके बाद आप पिक्स का एक फ़ोल्डर है, इमेज के अंदर पिक्स का एक फ़ोल्डर मैं बना रही हूँ बेसिकली। तो ये इमेज इसका पेरेंट फ़ोल्डर हो जाएगा और पिक्स जो है इसका चाइल्ड फ़ोल्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पिक्स लिख दिया, ये दोनों फ़ोल्डर क्रिएट हो गए सक्सेसफुली। ठीक है। सब डायरेक्टरीज़ जो है इस तरीके से आप लोग क्रिएट कर देंगे, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर जो है आप इस तरीके से ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं अब एक और केस है कि अगर मैं इसी तरह से सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दूँ न्यू, यानी कि ऐसा फ़ोल्डर जिसकी कोई पेरेंट फ़ोल्डर एग्ज़िस्ट ही ना करता हो और मैं उसका सब फ़ोल्डर क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो क्या ये क्रिएट हो जाएगा? ठीक है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्रिएट हो जाएगा? लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी की फ़ोल्डर का नाम लिख दूँ, ठीक है, अनु लिख दूँ यहाँ पर, इसके बाद मैं स्लैश लगा के कोई और मैंने यानी कि अनु के फ़ोल्डर में मैं एक और फ़ोल्डर
चाह रही हूँ आमना का, तो देखें ये नहीं हुआ क्रिएट। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन डायरेक्टरी या मेन जो पेरेंट फ़ोल्डर है वो तो मैंने पहले बनाया ही नहीं, पहले डायरेक्ट ही मैंने चाइल्ड फ़ोल्डर बना दिया। जब पेरेंट फ़ोल्डर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता तो चाइल्ड फ़ोल्डर या कैसे बनेगा? तो इस केस में अगर आप लोग इकट्ठे यानी कि डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी इकट्ठे आप लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आप लोग mkdir की कमांड यूज़ करके इसके साथ एक स्पेशल कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं -p। ठीक है, -p जो है वो p स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप बता रहे हैं उसको कि मैं पेरेंट डायरेक्टरी के साथ ही चाइल्ड डायरेक्टरी भी क्रिएट कर रही हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पर -p का कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर ये देखें अब ये क्रिएट हो गया, अभी एरर नहीं दे रहा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये अनु का फ़ोल्डर है नीचे, ये इसको मैं डबल क्लिक करूँगी और यहाँ पर ये देखें आमना का फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप डायरेक्टरीज़ के अंदर सब डायरेक्टरीज़ क्रिएट कर सकते हैं -p का कीवर्ड यूज़ हुए। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप देखें इसकी इम्पोर्टेंस, कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस। ये जो मैन के साथ पूरा मैनुअल देख रहे होते हैं, मैनुअल में यही कीवर्ड्स ही यूज़ हो रहे होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस, जिनका फंक्शन और जिनका यानी कि बताया हुआ होता है कि जिनका पर्पज़ और फंक्शन भी साथ बताया हुआ था कि आप यहाँ पर इस पर्पज़ के लिए इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मैनुअल के कीवर्ड्स को आप लोग खुद यूज़ करें, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने एक, ये तो हो गया ना, एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फ़ोल्डर, दूसरे के अंदर तीसरा फ़ोल्डर। अगर आप लोगों ने एक ही फ़ोल्डर के अंदर 4-5 फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं, तो इसका क्या तरीका होगा, आप लोगों ने सिंपल पहले फ़ोल्डर के नेम के बाद स्लैश लगा के कर्ली ब्रैकेट्स में 3-4 फ़ोल्डर्स के नाम लिख देने हैं और उनको कोमा से सेपरेट कर देना है। ठीक है, और हाँ, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल ना हो। अगर आप लोग इनके दरमियान में स्पेस रखेंगे, तो वो आपके फ़ोल्डर के नेम में जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स और कोमास वगैरह ऐड हो जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एक अनु के फ़ोल्डर को अंदर ही मैंने 3 फ़ोल्डर, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 फ़ोल्डर क्रिएट हो गए। ठीक है? स्पेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है, स्पेस नहीं रखनी। अगर आप स्पेस इसमें छोड़ देंगे या स्पेसेस इसके अंदर रख देंगे, तो फिर वो स्पेसेस का नुकसान क्या होगा कि आपके फ़ोल्डर के नेम के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट्स कहीं आ रही होंगी। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स और कोमास वगैरह जो है फ़ोल्डर के नेम के अंदर ही ये देखिए ये आ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि स्पेसेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पेस रिमूव करके आप लोगों ने फ़ोल्डर्स के नेम लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। ठीक है, और मास्क पहनें, वैक्सीन लगवाएं और अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्द निजात दे। तो आज की लैब के लिए इतना ही। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें।